जय हिंद दोस्तों। ज्ञान ईडू में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोगों का चल रहा था भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें हम लोगों ने उसमें दो पार्ट में से एक पार्ट देख लिया था, जो था आपका ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत भारतीय के प्रति जो अधिनियम आया वो हमने देखा। और आज हम लोग को देखना है जब महारानी के अंतर्गत भारत पे शासन होगा तो उसके अंतर्गत जो भी अधिनियम बने उसको चर्चा करना है। तो हमने देखा था 1853 का चार्टर एक्ट, 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन जो अधिनियम है, ये जो विधेयक था, अधिनियम कोई भी चीज़ कब बनता है, जब संसद में उसको पारित किया जाता है। और जो जैसे अगर संसद में पारित हो गया और राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो वो विधेयक अधिनियम बन जाएगा विधेयक से। और अगर राज्य में है तो राज्यपाल उस पर साइन कर देंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, वो भी अधिनियम बन जाता है। तो यहाँ क्या हुआ कि इस विधेयक जो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, इस विधेयक को ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ठीक है, लॉर्ड डर्बी ने प्रस्तुत किया। और इस पर महारानी जो विक्टोरिया थी, इसने क्या किया, 2 अगस्त 1858 को हस्ताक्षर कर दिया और ये अधिनियम बन गया। और ये बना 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस कंपनी की क्या विशेषता रही कि जब ये अधिनियम पारित हुआ तो कंपनी का जो शासन था यहाँ, कंपनी के शासन को ही समाप्त कर दिया गया। हमने देखा था कि 1813 में कंपनी के व्यापार करने की जो शक्ति थी उसको कम किया गया था 13 में, और 33 में उसके व्यापार करने की शक्ति को पूर्णतः समाप्त किया गया था। लेकिन 1858 में कंपनी के शासन को समाप्त किया गया, अंतर देखिएगा। और ब्रिटिश ताज जो थी, ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित कर दिया गया। महारानी का जो ये घोषणा था, इसको किसने पढ़ा था, तो कैनिंग ने पढ़ा था। ये कई बार पूछा गया है, कहाँ से पढ़ा था, ये इलाहाबाद में इसको पढ़ा था। और कि ये इलाहाबाद के मिंटो पार्क में, एक मिंटो पार्क था, वहाँ पढ़ा गया था। और ये कब पढ़ा गया था, 1 नवंबर 1858 को, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है कि जो हमने बताया था कि निर्देशक मंडल होते थे और नियंत्रक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दोनों को क्या किया गया, दोनों को समाप्त कर दिया गया। और इसके जगह पे एक नया पद बनाया गया, भारत सचिव का पद, ठीक है। ये भारत सचिव का जो पद था, ये पद भारत सचिव का पद, ये पद जो था आपका, इसका मुख्यालय ब्रिटेन में था, ठीक है। और इसके जो सहायता के लिए 15 सदस्य होते थे, इसकी सहायता के लिए भारत सचिव पद का कार्यालय ब्रिटेन में था और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें 8 और 7 का रेशियो था। 8 जो ब्रिटिश क्राउन था वो नियुक्त करता था, और जो 7 था जो कंपनी के प्रोफिटर थे, जो कंपनी चला रहे थे, उनके द्वारा ये 7 लोगों की नियुक्ति की जाती थी। तो एक नया पद यहाँ कौन सा आया, भारत सचिव पद, किस अधिनियम से, 1858 के अधिनियम से। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया, 1858 का अधिनियम, ठीक है। चलिए, वही बात यहाँ भी है कि भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। अच्छा, सचिव का जो
कार्यालय होता था, मैंने बताया ब्रिटेन में था, लेकिन उसका खर्च भारतीय राजस्व से वसूला जाता था। भारतीयों से उसका खर्च लिया जाता था कि हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं, आपके अच्छाई के लिए कर रहे हैं, आपके विकास प्रोन्नति के लिए कार्य किया जाता, आप खर्च दीजिएगा। तो भारत सचिव का खर्च कौन दे रहा था? वो भारतीयों से लिया जाता था। आपका भारत सचिव का जो खर्च था वो भारतीयों से लिया जाता था। और पहली बार जेम्स विल्सन ने 1861 में क्या किया? पहली बार बजट प्रस्तुत किया था। तो नेक्स्ट देखिए कौन सा अधिनियम आया था? 1861 भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें क्या होता है कि एक अन्य विधि सदस्य की नियुक्ति है, 5वां विधि सदस्य था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 1813 में पहली बार विधि सदस्य जो थे उसको नियुक्त किया गया था, लेकिन 1833 में उसको अस्थायी तौर पे नियुक्त कर दिया गया था, मतलब अस्थायित्व उसको प्रदान कर दिया गया था। और 1861 में देखिए फिर से एक अन्य विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, जो क्या था? ये 5वां विधि सदस्य था। अच्छा, नेक्स्ट, भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत कैनिंग के समय हुई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो कैनिंग ने किया था। और किस अधिनियम के तहत आया था ये? तो 1861 का अधिनियम था ये। ठीक है, फिर था कि देखिए एक 1861 में जो यहाँ गवर्नर जनरल था, अगर कोई ऐसी स्थिति बन जा रही थी तो उसमें क्या था कि संकटकालीन कोई स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार, जैसे आज के भी डेट में राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल कितना है? 123 में है। लेकिन उस समय भी भारत परिषद अधिनियम 1861 में आया था, तो उस समय भी था कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। पहली बार क्या हुआ कि विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग लिया गया। इसका मतलब था कि भारतीयों को पहली बार विधान परिषद में पहली बार भारतीयों को क्या हुआ? उनको पहली बार वहाँ बैठने का अवसर मिला और विधि निर्माण करने में भी भारतीयों का सहयोग लिया गया। तो पहली बार यहीं पे। इसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विधानसभा का जो गठन था वो 1861 के अधिनियम से ही किया गया था। विधानसभा कब था? 1861 के अधिनियम से। इसके बाद आता है 1892 का भारत शासन अधिनियम। 1892 का भारत शासन अधिनियम। देखिए निर्वाचन पद्धति का आरंभ, पहली बार निर्वाचन पद्धति का जो आरंभ हुआ वो 1892 में होगा। हालांकि ये अप्रत्यक्ष रूप से था और ये सभी को भी प्राप्त नहीं था ये। ठीक है, निर्वाचन पद्धति का आरंभ 1892 में अप्रत्यक्ष रूप से। यहीं पे पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, पहली बार केंद्रीय परिषद में भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला 1892 में। हालांकि अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला था। अनुपूरक प्रश्न का क्या मतलब होता है? देखिए अनुपूरक प्रश्न होता है कि जैसे हम कोई प्रश्न पूछे, ठीक है, तो उसका जवाब दिया गया, अब हम फिर एक और प्रश्न पूछेंगे उसी से रिलेटेड, तो उसका भी वो प्रश्न हुआ अनुपूरक प्रश्न। ठीक है, तो अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार यहाँ भारतीयों को नहीं था। सिर्फ बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार पहली बार दिया गया 1892 में। और बजट पर तो मतदान का अधिकार था ही नहीं, क्योंकि जब अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया है तो बजट पे मतदान का अधिकार अंग्रेज कैसे दे सकते थे? अंग्रेज जो भी अधिनियम ला रहे थे वो सिर्फ अपने लिए ला रहे थे, वो ना कि भारतीयों का भलाई नहीं चाह रहे थे। वो अपने लिए, उनकी मजबूरी बनते जा रही थी कि भारतीयों को शामिल करना, क्योंकि यहाँ राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था। मैंने बताया था कि 1857 की क्रांति के बाद, 1857 के बाद ही जब आपका 1857 की क्रांति असफल तो हुई, लेकिन राष्ट्रवाद की भावना जो था यहाँ से पनपना शुरू हो चुका था। तो बजट पर मतदान का अधिकार नहीं था
किंतु बजट पे बहस का अधिकार था 1892 में। ठीक, नेक्स्ट ये है आपका 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम, देखिए 1892 का जो अधिनियम आया था, तो इसकी जो भी कमियां थी उस कमी को दूर करने के लिए 1892 की कमियों को दूर करने के लिए 1909 का जो ये भारत परिषद अधिनियम था इसको लाया गया था। देखिए यहाँ मार्ले मिंटो अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार भी इस अधिनियम को कहा जाता है। 1909 का जो अधिनियम है, ये बीपीएससी प्री में कई बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन को। 1892 के अधिनियम को ये दोषों को दूर करने के लिए लाया गया था, और मार्ले मिंटो जो अधिनियम था वो इसी को कहा जाता था। तो मार्ले मिंटो क्यों कहा गया? देखिए मार्ले जो था, ये मार्ले भारत सचिव था, ठीक है, और मिंटो जो था यहाँ का वायसराय था, तो इसीलिए इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। अच्छा, अरुणडेल समिति के रिपोर्ट पर पारित था। आखिर ये जो अधिनियम आया था तो ये किस रिपोर्ट पे आया था या किस समिति के अनुशंसा पे आया था? तो ये अरुणडेल समिति के अनुशंसा पे पारित हुआ था। तो भारत शासन अधिनियम 1909 जो था ये किस समिति के सिफारिश पे आया था? तो अरुणडेल समिति के सिफारिश पे। फिर था कि बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। अभी हमने बताया था ना कि 1892 में बजट पर बहस का अधिकार था, बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। लेकिन 1909 में पहली बार अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। देखिए 1909 में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान। देखिए ये क्या था कि मुसलमान के लिए पृथक मताधिकार दिया होता तो शायद उतना दिक्कत नहीं था, लेकिन इसने क्या किया, पृथक मताधिकार के साथ साथ पृथक निर्वाचक क्षेत्र दे दिया, जो कि आज हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग पाकिस्तान के रूप में देखते हैं वो इसी ब्रिटिशों का देन था कि उन्हें एक एरिया दे दिया गया और बोला गया कि आप मुसलमानों का ये निर्वाचक क्षेत्र है और अपना आप लोग मतदान जो है यहाँ अपना मतदान कीजिए। तो उनको एक क्षेत्र दे दिया और यहीं से ब्रिटिशों ने वोट डालो और शासन करो की नीति का बीजारोपण कर दिया था। इसीलिए इस अधिनियम को सांप्रदायिक अधिनियम वाला अधिनियम कहा जाता है। ये बीपीएससी प्री का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सांप्रदायिक अधिनियम जो आया था किस एक्ट के तहत आया था? तो 1909 का भारत शासन अधिनियम। यही मिंटो है जो वायसराय है, मिंटो क्या बोलता है कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका जो फल होगा वो विष्णु होगा। इसका यहाँ फल छूट गया है, हाँ, इसका फल विष्णु होगा। किसने बोला था? ये मिंटो जो है, मिंटो एक लेटर लिखता है भारत सचिव मार्ले को और बोलता है कि हम जो ये काम कर रहे हैं, यानी कि इस कार्य के बारे में बता रहा है वो कि हम जो ये कार्य कर रहे हैं नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल जो होगा क्या होगा? विष्णु होगा। सर्वप्रथम भारतीय सदस्यों को भारत परिषद और वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त किया गया। देखिए पहली बार क्या हुआ कि भारतीय सदस्यों को भारत परिषद और एवं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया।
तो भारत परिषद जो था वो इंग्लैंड में था, तो उसमें किन दो भारतीयों की नियुक्ति की गई थी? तो केसी गुप्ता एवं सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है, सैयद हुसैन बिलग्रामी। और जो वायसराय आपका था, वायसराय के कार्यकारिणी में एसपी सिन्हा को विधिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था और लॉर्ड की उपाधि दी गई थी। किस चीज़ की? लॉर्ड की उपाधि दे दी गई थी। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम। देखिए, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, ये आपका इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे हमने अभी 1909 में बताया आपको कि मार्ले मिंटो, तो यहाँ भी वही है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू जो था वो भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड जो था वो आपका भारत में वायसराय था। तो इसलिए 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन, इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इससे पहले कहीं भी ऐसा नहीं था कि वो उत्तरदायी अपने आप को मानते थे। तो भारत सचिव, मैंने बताया था आपको कि भारत सचिव का जो खर्च था वो भारत के राजस्व से लिया जाता था। पहली बार यहाँ पर कि भारत सचिव का खर्च भारत राजस्व से ना लेकर के ब्रिटिश राजस्व से लिया जाने लगा। ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचन, पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान। अभी हमने आपको बताया था कि वो जो चुनाव था वो हुआ था आपका अप्रत्यक्ष चुनाव था, वो अप्रत्यक्ष चुनाव था। 1892 में जो था वो अप्रत्यक्ष था, और जो 1919 में आया ये चुनाव था आपका पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान। एवं पहली बार महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार इसी अधिनियम से मिलता है, 1919 के अधिनियम से। देखिए, वहाँ पर ब्रिटिश अंग्रेज़ों ने क्या किया कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया था, और यहाँ पर तो उससे भी उन्होंने एक कदम आगे बढ़ा करके उन्होंने क्या किया, सांप्रदायिक निर्वाचन का आकार बढ़ा दिया और सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपीय, इन सभी को क्या किया, सांप्रदायिक निर्वाचन का क्षेत्र में इनको भी बढ़ावा दे दिया। यहाँ पे केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। अब केंद्र में क्या हुआ कि पहली बार द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। अच्छा, द्विसदनात्मक व्यवस्था क्या है? तो देखिए कि द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है, केंद्रीय विधान परिषद में क्या हुआ कि पहले एक हरी व्यवस्था था इसमें। ठीक है, अब इसका दो भाग कर दिया गया। एक भाग था आपका राज्य परिषद और दूसरा भाग क्या था, विधान परिषद। ये जो राज्य परिषद था ये उच्च सदन होता था। ठीक है, राज्य परिषद उच्च सदन था और ये विधान परिषद जो था ये निम्न सदन था। इसमें 60 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी और इसमें 145। जो राज्य परिषद था इसमें 34 निर्वाचित थे और जो बचे वो मनोनीत होते थे, और यहाँ विधानसभा में भी 104 निर्वाचित थे और जो शेष रह गए वो मनोनीत होते थे। तो 1919 में क्या हुआ कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई। द्विसदनात्मक व्यवस्था याद रखिएगा, द्विसदनात्मक 1919 में। प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन। देखिए, अभी हम बोले आपको कि केंद्र में क्या लगाया गया, द्विसदनात्मक व्यवस्था। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था 1919 से, और प्रांत में द्वैध शासन। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लेकिन प्रांत में 1919 के शासन से आपका प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। ठीक है, इसमें द्वैध शासन में क्या था, द्वैध शासन मतलब दोहरा शासन एक तरह से होता था।
आरक्षित विषय थे और एक थे, इसमें दो विषय होते थे, एक आरक्षित थे और एक हस्तांतरित थे। जो आरक्षित विषय होते थे इसमें क्या थे, इसमें राजस्व हो गया, वित्त हो गया, पुलिस हो गया, न्याय हो गया, ये आरक्षित विषय होते थे। और ये जो विषय थे ये उत्तरदायी नहीं थे, ये गवर्नर जो होता था और उसका जो परिषद था उसके अंतर्गत ये विषय आते थे और ये मतलब उत्तरदायी नहीं थे, जवाबदेही नहीं था इनके पास। लेकिन जो दूसरा विषय था, हस्तांतरित विषय था, उसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक नियोजन, मतलब लोक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात उसमें थी और उसमें ये उत्तरदायी था, मैंडेटरी था। ठीक है। तो द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन 1919 से और केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था 1919 से। द्वैत शासन का जनक कौन है, यहाँ मैं लिख दिए हैं साइड में, देखिए द्वैत शासन का जनक कार्लोनियल कार्टिस। ठीक है, ये बहुत बार पूछा है कि द्वैत शासन का जनक कौन है, तो कार्टिस, लायोनिल कार्टिस। ठीक है। भारत में लोक सेवा का गठन जो किया गया, लोक सेवा आयोग का गठन भी आपका 1919 के अधिनियम से किया गया। चलिए नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज भी भारतीय जो संविधान है, तो भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा अगर प्रावधान लिए गए हैं तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। ठीक है। इसमें क्या हुआ कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना कहाँ से किया गया, 1935 के भारत शासन अधिनियम से। दूसरा, केंद्र में द्वैत शासन। देखिए अभी हम 1919 के अधिनियम में देखे थे कि प्रांतों में द्वैत शासन था। ठीक, वहाँ हमने क्या देखा था, प्रांतों में द्वैत शासन था और केंद्र में आपका स्वायत्त, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है। और यहाँ क्या है कि अब केंद्र में द्वैत शासन, पहले 1919 में था कि प्रांतों में द्वैत शासन था और 1935 के अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया और जो प्रांत का द्वैत शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। अब प्रांत में क्या किया गया, जब द्वैत शासन को समाप्त किया गया प्रांत में, तो प्रांत में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई। ठीक है, स्वायत्त शासन की स्थापना की गई। इसके बाद क्या हुआ कि अब केंद्र, जब स्वायत्त शासन दिया गया तो उसको कुछ अधिकार दिए जाएंगे, तभी तो शासन होगा, स्वायत्त शासन। तो क्या हुआ कि केंद्र और प्रांतों के जो मध्य शक्तियों का यहाँ जो केंद्र और राज्य के बीच शक्ति था उसका विभाजन किया गया। तो विभाजन 3 सूची में किया गया, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। आज भी हम लोग देखेंगे कि जो अपना व्यवस्था है वो इसी तरह निर्वाचित संचलन होता है। केंद्र सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है, और एक और सूची है अपशिष्ट सूची है, जो कि वहाँ पर जैसे केंद्र सूची है तो उस पर केंद्र कानून बनाएगा, प्रांत सूची है या राज्य सूची है तो राज्य कानून बनाएगा। और समवर्ती सूची में क्या होता है कि दोनों कानून, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी कानून बना सकता था। तो क्या होता है कि अगर समवर्ती सूची में, थोड़ा देख लीजिए एक मिनट, समवर्ती सूची में अगर राज्य सरकार कानून बना दिया, ठीक है, और अगर सेंट्रल, केंद्रीय सरकार भी कानून बना दिया तो मान्यता किसको मिलेगी, मान्यता मिलेगी सेंट्रल के जो कानून हैं वो मान्य होंगे। ठीक, तो उसी प्रकार अभी भी यहाँ देखिए उस समय 1935 में आपका संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची थे। उसमें विषय थे 59 थे संघ सूची में, 54 थे प्रांतीय सूची में और 36 थे समवर्ती सूची में। हालांकि आज ये विषय संघ सूची में 100 हो गया है, हैं। यहाँ पे आपका लगभग 60 है और यहाँ पे भी आपका बढ़ के लगभग 49 के आसपास हो गया है। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम थे। बर्मा को जो अलग किया गया भारत में, भारत से बर्मा को अलग किया गया 1935 के एक्ट से ही भारत को बर्मा से अलग कर दिया गया।
तो इस एक्ट को लेकर जवाहरलाल नेहरू का एक टिप्पणी था कि यह अनेक ब्रेकों वाली क्या है, इंजन रहित गाड़ी है। मतलब था कि 1935 जो है एक गाड़ी तो है, 1935 एक गाड़ी है, इसमें अनेक ब्रेक हैं लेकिन इंजने नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू का यह टिप्पणी था कि अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। जिन्ना 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 ने क्या बोला था 1935 को कि यह पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा था। जिन्ना का ये स्टेटमेंट था। तो दोस्तों, हमने आज आपका ये टॉपिक ये कंप्लीट हो गया है, भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।